नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6, टॉपिक है 22, वस्तु एवं सेवा कर, भारतीय संविधान। पार्ट 6। संविधान के 101 में संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रसारित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के अंतर्गत संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं राज्यों के बीच केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग के अंतर्गत वस्तु और सेवा परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुआ। परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है। परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है। परिषद केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री। परिषद के राज्यों से नामित सदस्य आपस में किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्न सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं: केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा तथा समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। परिषद के किसी कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं माना जा सकेगा: परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर, परिषद का कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो। अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कर, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया गया है। उत्पाद और सेवाएं या तो जीएसटी योग्य हैं या जीएसटी युक्त न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन हैं। प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल हैं। परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 13/3/1992 से प्रभाव में आया के द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 ईस्वी में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 19/2/2004 से प्रभाव में आया के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नाम 2 नए आयोग बना दिए गए हैं और वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया। आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग का कार्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण के से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण और अधीक्षण करना तथा उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों
के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। अनुच्छेद 338 के खंड 10 में 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। वर्ष 2018 के 102 संविधान संशोधन द्वारा इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अब हम पार्ट पढ़ेंगे 24 जिसमें अनुसूचित जातियों के आयोग को पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 2003 के 89वें संविधान संशोधन में जो 19/2/2024 से प्रभाव में आया 19/2/2024 से प्रभाव में आया है के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 238 को जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत यह आयोग बना। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। सभी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं होती है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग यदि अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। 102 संविधान संशोधन में 2018 के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का प्रावधान किया गया जो पिछड़ा आयोग का एक संवैधानिक संस्था है। आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वे दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श लेना है। हालांकि 2021 के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की तैयारी और रखरखाव के संबंध में आयोग के साथ इस परामर्श से छूट दी है। अब हम 26 नंबर पढ़ेंगे जिसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 है। अनुच्छेद 148 से 151 है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं। यह इस बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं और अनुच्छेद 151 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के भी सभी पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इनके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड
मित्र या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 है जिसमें हम पढ़ेंगे महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं, होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता इस अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को अधिवक्ता नियुक्त करता है जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उस राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों से संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। हम 28 नंबर पढ़ेंगे नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था की घोषणा की है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के लिए एक नई संस्था जिसे भारतीय परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नीति आयोग कहा गया है। अस्तित्व में आई आमतौर पर नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों सरकारों के लिए नीति निर्माण करने और संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों या राजनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। योजना आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग का संगठनात्मक रूप बताइए। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल और उपाध्यक्ष में डॉक्टर सुमन के बेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हैं। पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर के शाश्वत, रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल। पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों
और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से है उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामी निर्देशित करेंगे। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर, गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यों के क्षेत्रपाल के राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हैं। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर वी.के. शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल और पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन जयराम, गडकरी और थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह हैं। संबंधित कार्य क्षेत्र के जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। पदेन सदस्य हम नोट में पढ़ेंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अंशकालिक सदस्य में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों के से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर बताइए। योजना आयोग 1950 से 2014 तक और नीति आयोग 2015 से प्रारंभ है। योजना आयोग भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना योजनाओं के फिर ये नीति आयोग है। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना। फिर योजना आयोग योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है और नीति आयोग योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्यों की सहभागिता है। और योजना आयोग राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना है और नीति आयोग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रित है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है। नीति आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण विश्वविद्यालयों के शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। यही अंतर था नीति आयोग और योजना आयोग में। हम टॉपिक नंबर 29 पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद के पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और 5 सदस्य एक सदस्य में उच्चतम न्यायालय का कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी और एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी और कार्य अनुभव होना चाहिए। 5 पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 जिसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। एक अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों की
किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष की हो जो पहले का होता है, ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार व राज्यों के किसी पद के योग्य नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभ परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है: यदि वह दिवालिया हो जाए या यदि उसके कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर से किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है, यदि वह मानसिक, शारीरिक व कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो और यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी या सजायाफ्ता हो या उसे सक्षम न्यायालय मानसिक रूप से अशुभ घोषित कर दे। आयोग के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य हैं: मानव अधिकार का उल्लंघन की जांच करना, मानव अधिकार के रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभाव, कार्यान्वयन एवं उपायों की सिफारिश करना, मानव अधिकार में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जेलों व बंदी गृह में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना, आतंकवाद के दौरान होने वाले मानव अधिकार उल्लंघन की समीक्षा करना और उनके बचाव के उपायों की सिफारिश करना, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना, इसे प्रोत्साहित करना आदि होता है और मानव के प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के संग्रहालय की सहायता अनुदान करना आदि होता है। और टॉपिक नंबर 30 पढ़ेंगे। 30 नंबर में हम राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग इस आयोग का गठन भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी के तहत करने का प्रावधान किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची द्वितीय एवं समर्थित सूची के तृतीय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार के मामले में जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है। नोट में हम पढ़ेंगे, केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्य सौंप सकती है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के मामले मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त व कार्यरत न्यायाधीश होता है। राज्य के जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, वे इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। इस समिति में राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के अलावा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत एक न्यायाधीश या जिला न्यायालय में एक कार्यरत एक न्यायाधिकारी न्यायाधीश होते हैं। जब राज्य में विधान परिषद होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी इस समिति में के सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले तक पुनः नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद राज्याध्यक्ष व अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार पर उसी तरह से पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटाते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की अलाभ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का अलाभ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकार आयोग के सदस्य विशुद्ध रूप से अलाभकारी, विशुद्ध रूप से अलाभकारी, विशुद्ध रूप से अलाभकारी प्रकृति का है, जिसे मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नहीं है, लेकिन इतना आवश्यक है कि आयोग द्वारा दी गई किसी भी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया जाए, इस बारे में आयोग को 1 माह के भीतर सूचना देना आवश्यक है। आयोग किसी मामले की जांच में उपरांत निम्न कदम उठा सकती है। यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार और प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक आयोग यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश या रिट के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकारों के उल्लंघन के मामले में तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के किसी भी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जा सकती है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष अभियोजक नियुक्त करती है, जिसे 7 वर्ष वकालत का अनुभव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त वैधानिक न कि एक संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी के लिए किया गया है। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। फिर भी वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेज कर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार विशेष स्थितियों में अध्यक्ष और किसी सदस्य को कार्यकाल पूरा करने से पहले भी हटा सकती है। राज्य आयोग अपनी प्रतिक्रियाएं खुद विनियमित करता है और अपनी समिति की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। किसी भी शिकायत की पड़ताल या किसी मामले की जांच करते समय आयोग को सिविल अदालत की भी शक्तियां विशेष निम्नलिखित मामलों से प्राप्त होती हैं। भारत के किसी भाग में किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, उसकी शपथ के आधार पर परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और किसी भी अदालत या कार्यालय में किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मुद्दे को निपटाना। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करती है। नीति आयोग मौखिक व लिखित रूप में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है या महिलाओं से जुड़े मामले में खुद की पहल पर भी कार्यवाही करता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसे 2007 में संसद द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 नामक एक कानून के तहत स्थापित किया गया। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 ईस्वी
को अनुमोदन किया गया। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग का उद्देश्य इस प्रकार से है: बच्चे के अधिकारों के हनन से संबंधित मामले का संज्ञान लेना और उनका निवारण करना। यह सुनिश्चित करना है कि कानून, नीतियों, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान के साथ साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के रूप में के अनुरूप है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और 6 सदस्यों में से 2 सदस्य का महिला होना आवश्यक है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति करती है। इस समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सेवाओं का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। फिर नियुक्ति के बाद इनमें गैर लाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 65 वर्ष एवं सदस्यों के लिए 60 वर्ष निर्धारित की गई है और अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार से संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा किसी भी सदस्य को अपना पद छोड़ सकता है। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकती है। किसी मामले की जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामलों में एक सिविल अदालत की भी शक्तियां होती हैं: किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना और उसका शपथ परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज की खोज एवं उत्पादन की मांग करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी अदालत या कार्यालय के सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना। यह आयोग बच्चों से संबंधित निम्न प्रकार 3 अधिनियमों के तहत अतिरिक्त कार्य करती है। नंबर 1, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना 2009, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 है। नंबर 33 पढ़ेंगे। 33 नंबर में हम परिसीमन आयोग पढ़ेंगे। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन और पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी जाती है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 1970 के 3 के शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक की कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने द्वारा किया गया था। वह इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्यकाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जा सकता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधान परिषद सभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती हैं। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट अनुसूचित जाति में 79 और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट में 84, अनुसूचित जाति 41 और नए परिसीमन के बाद 47 अनारक्षित सीटों में 412 हैं। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सकता है: असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नए नागालैंड और झारखंड। पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थानीय विरोध और अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका है।
जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है। सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की भी सीबीआई के विलय कर दिया गया है। इसे सीबीआई के प्रभागों में एक बना दिया गया है। बाद में सीबीआई को कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरण कर दिया गया है। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई कोई संस्था नहीं है, इसे शक्ति विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 ईस्वी से मिलती है। और पुलिस सीबीआई सरकार का मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन सुशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल की सहायता करता है। एनआईए और सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। एनआईए की स्थापना 2008 ईस्वी में मुंबई आतंकी हमले के बाद हुई थी। केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए वही सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर और संगठित अपराध, आतंकवाद अतिरिक्त से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है। सीबीआई का आदर्श वाक्य मोटो है उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। सीबीआई का मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। सीबीआई का उद्देश्य मिशन है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना, इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। सीबीआई का प्रमुख एक निदेशक होता है। उन्हें विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक की द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीबीआई में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। सीबीआई भारत की एक बहु-अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के उन कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर हाथ में ले लेती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन संस्थानम समिति 1962 ईस्वी से 64 की सिफारिश पर की गई। गठन के समय यह न तो एक संवैधानिक संस्था थी न संवैधानिक। बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत की टॉपिक नंबर 35 में हम भारत की संचित निधि पढ़ेंगे। अनुच्छेद 266(1) में भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त धनराशि आदि की एक निधि है जिसे भारत सरकार की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोजित अधिनियम पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब बजट प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती, इस दौरान व्यय के लिए अनुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है, यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट की प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी
और अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। चुनावी वर्ष, नोट में हम चुनावी वर्ष में पढ़ेंगे। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन के से पहले नई सरकार की गठन के लिए वित्तीय वर्ष एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट में इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता व अन्य राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वेतन भत्ते होते हैं वेतन भत्ते होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन, अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के महान्यायपालिका परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन होता है। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा की गई डिक्री या पंचाट कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित करे। भारत के लोक वित्त और संसदीय नियंत्रण की विधियां होती हैं। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। विनियोजन विधेयक में के पारित होने के बाद भी भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब उसके विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदानों के माध्यम से भी लोक वित्त का प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। अनुपूरक अनुदान में भारत अगले अनुपूरक अनुदान में मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उसे प्रयोजन के रूप के लिए अपर्याप्त। इसी प्रकार 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोजन विधेयक पारित नहीं करा पाती है तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक की खर्च को प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोजन विधेयक पारित न करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष व लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र के विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 है। भारतीय संविधान के राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधानाधीन है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधानाधीन है जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता। जब तक समय समय पर अनवीक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस विधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो सकती है यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। संविधान में संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन 3 विधियों द्वारा अपनाया गया है। साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिक संबंधी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन संबंधी केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, विशेष बहुमत द्वारा
यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मतों में विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों और शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान के अन्य व्यवस्थाओं को इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। अनुभाग 3 नंबर 3 में पढ़ेंगे, संसद के विशेष बहुमत व राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन करना। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक की संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत और राज्य के कुल विधानमंडलों में से आधे स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के लिए विषय है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों के विधायी संबंध, सातवीं अनुसूची का कोई विषय और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। 38 टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण और राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इनके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार योजना आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। 39 नंबर में भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता अनुक्रम हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में। योजना आयोग का अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता और भारत रत्न सम्मान के धारक। फिर 8 नंबर में है राजदूत, 9 नंबर में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 9 का में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 10 नंबर में राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र के मंत्री और भारत के महान्यायवादी। 11 नंबर में है भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। और 12 नंबर में जनरल और उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा या संशोधन अगस्त 1993 में किया गया है। 4 नंबर में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजकों हेतु अंग्रेजी भाषा की अनुमति प्रदान की गई है जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी के तहत अनुमति की उक्त अवधि के आगे भी जारी रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित विभिन्न कुछ विषयों में सलाह देने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में श्री वी.जी. खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया।
संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हैं इस प्रकार, जैसे कि नंबर 1 असमिया, नंबर 2 बांग्ला, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 कश्मीरी, नंबर 7 मलयालम, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 उड़िया, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 संस्कृत, नंबर 12 सिंधी, नंबर 13 तमिल, नंबर 14 तेलुगु, नंबर 15 उर्दू, नंबर 16 कोंकणी, नंबर 17 मणिपुरी, नंबर 18 नेपाली, 19 मैथिली और 20 संथाली और 21 डोगरी और 22 बोडो। 1967 में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में संविधान के 71वें संविधान के संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान को 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। राज्य की भाषा संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को एक या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शक्तियों प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके द्वारा उनका संविधान के प्रारंभ से ठीक से पहले किया जा रहा था। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी और अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरी ने त्रिपुरा ने कोबको रोक तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं, राज्यों में के परस्पर संबंधों तथा संघ राज्य के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाता है। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार देते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 346 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। नोट में हम पढ़ेंगे, संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आपात उपबंध 41 में पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। इसकी घोषणा निम्नलिखित के आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, जैसे युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी
भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा एक माह तक परिवर्तन में रहती है। यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की घोषणा तब की जाती जब लोकसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा के विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के अनुमोदन किए बिना हो जाता, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होनी चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उपबंध को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो, राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा को विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव: जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा होती है तो इसके भी प्रभाव होते हैं जब कभी प्रभाव होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। संसद की स्थायी शक्ति राज्य शक्ति से संबद्ध विषयों पर विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के समन्वय सामान्य विवरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी होते हैं। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों में संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम से कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त को समाप्ति तक जारी रहते हैं जिससे आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 ईस्वी से 77 का कार्यकाल 2 बार या एक समय के लिए वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 259 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकती है और अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि वह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन कर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संविधान के संशोधन अधिनियम में 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अतः अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौतियां नहीं दी जा सकती हैं तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल
आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार अभी तो उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है यह संबंधित मूल अधिकार के में साम्य नहीं रखता है। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी और सरकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20वां के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में अधिकार सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 है तथा प्राणवधायी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 है। आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौतियों का संरक्षण प्राप्त करता है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 59 में अंतर बताइए। अनुच्छेद 358 और 59 में अंतर होता है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों में से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उल्लंघन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है, राष्ट्रपति की शक्ति देता है राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल जब युद्ध, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपात में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि और अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग में विशेष लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। अनुच्छेद 358 राज्य के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों में साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार होता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान के से युद्ध के समय की गई बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर की गई है और दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा मार्च 1977 ईस्वी को ले ली गई थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 56 में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी भी राज्य के समाधान हो जाने पर किसी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों के अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है और तब यह 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान सर्वप्रथम 20 जुलाई 1991 ईस्वी में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। भार बहु मंत्रिमंडल